थैंक यू वेरी मच आउट साहब। अक्सर ब्लॉगर्स जो है वो आपने सुना होगा, तो वो अपना जब ब्लॉग लगाते हैं तो शुरू में कहते हैं आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। तो मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यकीनन आज की प्रेजेंटेशन बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाता यूजुअली। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ इन अ पोजीशन कि हमने इतना मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का, फैट्स का और ये सारा पढ़ लिया है कि अब हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एक नए तजर्बात की तरफ जाते हैं। इन चीजों पे बात क्यों नहीं की जाती, इस पे हम एक स्पेशल लेक्चर करेंगे। हाँ, सिर्फ पानी का एक गिलास। इस पे हम एक स्पेशल एक लेक्चर करेंगे कि किस तरह से जो कुछ आपको बताया गया है वो गलत है और जो सही है वो आपसे छुपाया गया है। इतना एविडेंस आ रहा है और रोज आ रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर नए से नया एविडेंस आ रहा है कि किस तरह से हमें इग्नोर रखा गया है रियल नॉलेज से। और अनफॉर्चुनेटली जो के स्टेक होल्डर्स हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो हमारे की ओपिनियन लीडर्स जिनको हमने देख के इस शोबे को चुना, जिनको देख के हमने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की, जिनको देख के जिनको हम फॉलो करते हैं, इट इज यू नो difficult to understand why they are so obsessed for these international so-called guidelines, which are misguidelines, because all of these guidelines are biased, funded and fabricated. डाटा इसके अंदर किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको हमने दो पार्ट्स में करना है और इंशाल्लाह आफ्टर दीज टू पार्ट्स यू वुड बी एन एक्सपर्ट in eliciting the fact how the carbohydrates are addictive और नॉन एडिक्टिव, ये डिसीजन आपने करना है। और साइकेट्री के साथ इसका क्या रोल है। आज तक कभी साइकोलॉजी में या साइकेट्री में भी हमारी बड़े बड़े अच्छी साइकेट्री यहाँ पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन इवन देन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कभी गौर नहीं किया गया। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड, रेज ऑफ हैंड से प्लीज बताइएगा, जिनके ख्याल में कार्बोहाइड्रेट भी नशा आवरत चीजों की तरह, कोकेन, हीरोइन, अल्कोहल, चर्स, अफ्यून, भंग, आपके ख्याल में कितने परसेंट आप में से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि शुगर भी इन्हीं सब्सटेंसेस की तरह एडिक्टिव है? प्लीज रेज द हैंड इफ यू नो। सो मेजॉरिटी ऑफ यू आर कन्विंस्ड दैट दिस इज एडिक्टिव। अब एडिक्शन जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है सोशली एक्सेप्टेबल, एक होती है सोशली अनएक्सेप्टेबल। सोशली अनएक्सेप्टेबल क्या है कि जो हम मुआशरे में जिसका इजहार नहीं कर सकते। कोई बंदा आपको खुलेआम नहीं बताएगा मेजोरिटी केसेस में कि मैं हेरोइन लेता हूं या मैं नशा करता हूं अल्कोहल का, या क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए एक टैबू बन जाएगा। जबकि कार्ब एडिक्शन जो है ये सोशली एक्सेप्टेबल एडिक्शन है। लोग आपको बड़े फख्र से बताते हैं आई हैव अ हॉरिबल स्वीट टूथ, मैं तो जी मीठा देख के परेशान हो जाता हूं, मैं तो मीठे के बगैर रह नहीं सकता, कहते हैं ना लोग। तो किस लिए? इसलिए धड़ल्ले से कह रही है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज है, क्योंकि इसको कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि क्या ये भी उन्हीं नशों की तरह है या इसके नुकसानात वैसे ही है। अच्छा, अब अगर ये एडिक्टिव है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपके जहन में किसी चीज का आता है कि ये एडिक्शन है, हाउ डू यू डिफाइन इट? व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन बेसिकली है क्या? तो स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है उसकी, और आपको क्रेविंग होती है उसकी, और आप उसके बगैर रह नहीं सकते। और आप उसके, अगर आपको वो चीज मिलती नहीं है तो फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है मुख्तलिफ वेज से। ये सबसे सबसे पहले कि आपको एडिक्शन हुआ जिसमें आपको क्लियर फील हो, तो खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन में क्लियर फील होता है बॉडी को। वो मुझे
ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन प्रोड्यूस होती है। नहीं, अभी मैकेनिज्म पे चलेंगे हम, अभी तो सब ये बताएंगे फिर। उससे उसकी वजह से एडिक्शन की तरफ। नशा वो चीज है कि इतनी ही प्लेयर लेने के लिए उसकी मिकदार बढ़ानी पड़े। हाँ जी, दिस इज एडिक्शन। वेरी गुड। अच्छा जी, ये तो एडिक्शन की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई। अब लफ्ज आपने यूज किया प्लेयर, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, इससे प्लेयर मिलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड हैप्पीनेस? आइदर दे आर बोथ सेम या इनमें कोई फर्क है? फर्क है। प्लेयर और हैप्पीनेस में क्या फर्क है? शॉर्ट टर्म होता है, वेरी गुड। और फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाने से क्लियर फील करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको हैप्पीनेस नहीं होगा। खुद आप फील करेंगे, लोग आपको फील कराने की कोशिश करेंगे। इन द लॉन्ग टर्म, मतलब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको हैप्पीनेस नहीं होगी, लेकिन प्लेयर फिर भी फील होगा। ठीक हो, चलें जी, अब इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं, जिससे फिर हमारा काम आगे चलेगा। तो जो सबसे पहले, आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री का शौक है, तो मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं कि हम एडिक्टेड कैसे हुए कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे केवमैन जमाने में, जब हम गारों में इंसान रहता था, तो उनको कभी कभार फ्रूट अवेलेबल होता था, जाते थे जंगलों पहाड़ों में कि फूल वो मिल गया, फ्रूट तो खा लिया। और कहीं कहीं कभी कभार शहद की मक्खियों का छत्ता मिल गया, तो वहां से शहद मिल गया। तो दे वर यूजिंग अ बिट ऑफ वेरी लिटिल क्वांटिटी, क्योंकि मिलता ही नहीं था। फिर आया आज से तकरीबन 1 सदी पहले का जमाना। उस वक्त तक हमें गन्ने की काश्त की समझ आ गई थी, और दुनिया में गन्ने से चीनी बनाने का फन जो है ना, ये किस मुल्क ने दिया दुनिया को? फ्रांस में। नो, फ्रांस। आज जिसको सारी दुनिया मानती है कि चीनी बनाने का फन और गन्ने की काश्त और फिर उससे चीनी बनाने का फन इंडिया से गया था पूरी दुनिया को। गुड़। ठीक है जी। तो 100 साल पहले हमारी जो कंजम्पशन थी, इस पर गौर कीजिएगा, दैट वाज अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज पर डे, 20 ग्राम। एनीथिंग लाइक दैट। सुक्रोज की जब आप बात करते हैं तो वो चीनी होती है, इसको आप गुड़ शक्कर भी कह लें। 1920 में जब तक हम पहुंचे, तो 1920 में जो है ना, पहली दफा सैचुरेटेड फैट्स इजाद हुए। जब वो फैट्स इजाद हुए, तो उससे फिर हलवे भी पके, उससे सेवियां भी पकी, उससे और मजेदार चीजें पकी। तो फिर 1920 के लगभग हमारी जो कंजम्पशन है वो 20 ग्राम से बढ़ के 54 ग्राम तक पहुंच गई, 54 ग्राम तक। ठीक है जी। इससे पहले ये आपके सामने सारी गुड़ तो था ही नहीं ना उस वक्त, कब था उस वक्त? कैसे है? नो, यानी कि ये तो अंग्रेज को इधर से आके मिला। मैंने तो बताया, वो जो पिछले जमाने थे उसमें तो ये खाना का फ्रूट मिल गए या हनी मिल गया कहीं से। जब उस वक्त जब गन्ना वगैरह आया है और ये लोगों को चीनी का पता चला है, तो चीनी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। लेकिन हलवे शलवे और ये जो रेसिपीज है, ये तो उस वक्त आई है जब ये जो है सैचुरेटेड फैट आई है दुनिया, और ये आई है लगभग 1920 में। फिर 1975 का जमाना आया, जबकि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आया। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, टाकासाकी था प्रोफेसर जिसने लेबोरेटरी में तैयार किया हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। तो इसमें फ्रुक्टोज की मिकदार ज्यादा थी, बाकी सुक्रोज थी, साथ इसके चीनी का ही महलूल समझ ले इसे। तो विद इन नेक्स्ट 10 ईयर, यानी 1985 तक, फिर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। और उसी जमाने में कोको कोला ने 1985 में, शायद कुछ लोगों को याद हो या ना हो जी, सर आपने गौर नहीं किया ना, अभी सुन तो ले। 1985 में कोका कोला ने न्यू कोक लॉन्च की, उससे पहले आ रही थी जो कन्वेंशनल थी।
85 में उन्होंने हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाल के उसको मजीद डबल मीठा किया, उसका नाम रख दिया न्यू कोक। ठीक है जी, न्यू कोक। अब हेल्थ अथॉरिटीज ने और लोगों ने इसके ऊपर रिवोल्ट किया, उन्होंने कहा यार इतना ज्यादा तुमने महलूल डाल दिया। तो कोको कोला को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और उन्होंने रीब्रांडिंग करके उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम अपनी पुरानी क्लासिक पे वापस जा रहे हैं। बट आई टेल यू ऑनेस्टली कि आज भी आप न्यू कोक इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने कागजों में उसका नाम बदला। आज भी आप वो डबल और ट्रिपल शुगर है जो आज तक आप पी रहे हैं। तो न्यू कोक जो है वो आज तक भी न्यू कोक ही आप पी रहे हैं। वो लोगों के दबाव में, हेल्थ अथॉरिटीज के दबाव में उन्होंने उस वक्त इसका नाम क्लासिकल कोक रख दिया था वापस, लेकिन उन्होंने इसकी रेसिपी चेंज नहीं की थी। 2004 तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 100 सालों में हम 20 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक आ गए। ये सारी जो है ना जी, ये यूएस फूड डिपार्टमेंट जो है ना उसकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी हिस्ट्री पड़ी है। बाई 2004 वी वर अप टू 120 ग्राम्स पर डे, 120 ग्राम तक आ गए। कहां 20 और अब 120। बाई द लास्ट 20 years जब एपिडेमिक आई ओबेसिटी की, तो लोगों ने चीनी कम लेनी शुरू कर दी और अब हम मौजूदा दौर में तकरीबन 94 ग्राम्स पर डे इस वक्त यूज कर रहे हैं, विच इज स्टिल वेरी हाई व्हेन वी लुक एट द रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो कि ये रिकमेंड कर रही है कि मेल्स शुड नॉट यूज more than 36 grams, which are equal to 9 teaspoons, and females should not use more than 25 grams, which are 6 spoons of added sugar per day. ये अभी भी इससे कहीं ज्यादा हम यूज करें, ये रिकमेंडेशन है एडीए की कि ये कट ऑफ लगा दी है कि इससे नीचे नीचे रहना है आप। क्या इसमें फ्रुक्टोज भी शामिल है? जब भी हम शुगर की बात करेंगे, शुगर की, तो जब एडिड शुगर की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल शुगर, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये टेबल शुगर की बात हो, चीनी की। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये लिक्विड था, इसको जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेबोरेटरी में तैयार किया था लिक्विड शक्ल में, जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज, वैसे जो होती है आपकी शुगर उसमें 50-50 होता है, 50% ग्लूकोज 50% फ्रुक्टोज। नाम से जाहिर है हाई फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज मीठी होती है, ग्लूकोज मीठा नहीं होता, इसलिए उन्होंने फ्रुक्टोज की मिकदार इसमें बढ़ा दी। 50-50 की बजाय 55% और 45% कर दिया, 55%। तो ये ज्यादा मीठा था, लिक्विड था, हर चीज में मिल जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहा गया। कौन से बनता है जी? कॉर्न से। अस्पार्टेम टाइप है वो, आर्टिफिशियल शुगर नहीं है वो स्क्रीन वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहीं सस्ता मिलता है। अच्छा जी, ये जो है ना जी आपकी एडिक्शन का अब एक नया, आज ये समझ लीजिए कि आप एडिक्शन का लफ्ज मेडिकल डिक्शनरी से मतरूक हो गया है। इसका अब नया नाम जो है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। जिस तरह ABCD नाम रख दिया गया है ओबेसिटी का, अब ओबेसिटी नहीं कहा जाता दुनिया में, ABCD कहा जाता है, एडिपोसिटी बेस्ड क्रोनिक डिजीज, ABCD। यस, इसी तरह से एडिक्शन का नया नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। एडिक्शन का लफ्ज नहीं यूज किया जाता, और बाय डेफिनेशन अ ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव एंगेजमेंट, बार बार जो उकसाती है आप, कंपल्शन बन जाती है, इन रिवॉर्डिंग स्टिमुलाई डिस्पाइट द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये यूज करने वाले को पता होता है कि ये गलत है, लेकिन वो उसे रह नहीं पाता। दिस इज द सिंपल, मोस्ट सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। नाउ ये जो एडिक्शन है,
ये सब्सटेंसेस से भी होती है और बिहेवियर की भी एडिक्शन होती है। कैसे? सब्सटेंस तो वही रवायती कोकेन, हेरोइन, निकोटिन, अल्कोहल, शुगर, जिसमें ग्लूकोज एडिक्टिव नहीं है, फ्रुक्टोज है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज एडिक्टिव क्यों नहीं। और बिहेवियर, शॉपिंग, गैम्बलिंग, इंटरनेट गेमिंग, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, और इन सब के आगे आपने देखा होगा कि एक लफ्ज लगता है ओहलिक, शॉपओहलिक, अल्कोहलिक, गेमोलिक। तो ये बताता है कि ये एडिक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें भी एडिक्शन है, या सब्सटेंस हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है। कुछ लोगों को बिहेवियर, अब जो ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ लोगों को एडिक्शन है, वो खोल के बैठ जाते हैं, उसे वो बेतुकी वो चीजें खरीदते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है जी मलिक साहब, होता है जी। और इंटरनेट गेमिंग, सर खरीद देते हैं आप कुछ ना कुछ। इंटरनेट गेमिंग, आपके बच्चे जो गेमिंग पे लगे रहते हैं 24 घंटे, पबजी से कितनी मौतें वाकई हुई हैं अभी। ठीक है जी। गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, लोग आजकल तबाह बर्बाद हो गए हैं। ठीक है जी। और इसके बारे में तो आपको पता ही है, पाकिस्तान नंबर 1 है। ठीक हो गया जी। तो दो तरह की चीजें आ गई, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जो चीज आप बार बार करेंगे वो ओसीडी में ही जाएगी ना। सो एनीथिंग दैट एक्टिवेट्स द रिवार्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन इन एक्सट्रीम लीड्स टू एडिक्शन। ये क्या होता है रिवार्ड सेंटर, अभी हम इसकी बात करेंगे। चले, अब हम ये एडिक्शन को क्राइटेरिया को पैरामीटर क्या है कि हम किसी चीज को एडिक्शन करार देते हैं। तो ये जो दुनिया में इस वक्त 5th वॉल्यूम ऑफ डीएसएम चल रहा है, इसकी बुनियाद पे किसी भी चीज का फैसला होता है कि वो एडिक्टिव है या नहीं है। और इसके टोटल 11 क्राइटेरिया है। डीएसएम का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये पूरी दुनिया में बाइबल है जिसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि कोई चीज एडिक्टिव है या नहीं है। अगर कोई दोस्त इसकी तफसील में जाना चाहे तो ये गूगल करके जाके पढ़ ले। 5th जो इसका एडिशन है, 23 में नया एडिशन आया है और अभी तक वही चल रहा है। पिछले साल जो उन्होंने इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कोई रद्दोबदल होती है, 11 टोटल क्राइटेरियाज है। और इन 11 में से अगर आपके अंदर 2 या 3 है तो आप माइल्ड एडिक्शन का शिकार है, 4 से 5 है तो आप मॉडरेट एडिक्शन का शिकार है, और अगर मोर देन 6 है तो आप सीवियर एडिक्शन का शिकार है। बेटा ये पानी दे दो। तो डीएसएम क्राइटेरिया के ऊपर हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सी चीज कितनी एडिक्टिव है। और अभी जो बात हुई थी प्लेयर एंड हैप्पीनेस, प्लेयर एंड हैप्पीनेस ये समझना बहुत जरूरी है एडिक्शन को समझने के लिए। प्लेयर इज शॉर्ट लिव्ड, हैप्पीनेस इज लॉन्ग लिव्ड। प्लेयर इज विसरल, टू फील इनसाइड योर बॉडी। कोई भी आप जो एडिक्टिव चीजें हैं उस आपको प्लेयर या जो भी फीलिंग है बॉडी में आती है। हैप्पीनेस इज एथीरियल। एथीरियल का क्या मतलब है? अबव द नेक, गर्दन से ऊपर ऊपर। और इसके लिए जब मैंने एथीरियल का लफ्ज जो है नया था मेरे लिए, तो जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मुझे उर्दू में इसके लिए इंतहाई शानदार लफ्ज मिल गया जो नहीं भूलेगा आपको भी। एथीरियल का मतलब है रूह की सरशारी। क्या बात है, बहुत रूह की सरशारी। ये आपके बदन को मजा देती है, ये आपकी रूह को सरशार करती है। प्लेयर इज टेकिंग, चीजें लेना। हैप्पीनेस इज गिविंग, खैरात करना, सदका करना, गरीबों की मदद करना। ठीक है, जो जिस कैपेसिटी में है। ठीक है, प्लेयर कैन बी अचीव्ड विद सब्सटेंस, कोई ना कोई चीज चाहिए। हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड विद सब्सटेंस। ये हैप्पीनेस आपको आपको मटेरियल की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। आप पौधा लगा के भी खुश हो सकते हैं, आप अपने हमसाये को अच्छी चीज दे के भी खुश हो सकते हैं। ठीक है जी, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के भी खुश हो सकते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करके खुश हो सकते हैं। इसके लिए किसी सब्सटेंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। प्लेयर इज एक्सपीरियंस्ड अलोन, क्योंकि एक टैबू है, हम इसको छुप के करते हैं। वाइल हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन सोशल ग्रुप्स, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल नमाज है। नमाज पढ़ने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मस्जिद में इंटरेक्ट करते हैं, मिलाद की महफिलों में जाते हैं, नात ख्वानी की महफिलों में आप जाते हैं, पुराने दोस्तों के साथ मिलके बैठते हैं, आई टू आई, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करते हैं, तो ये आपको हैप्पीनेस देता है। और हैप्पीनेस हमेशा सोशल ग्रुप में आएगी, जहां पे लोग होंगे। जैसे भी हम हैं माशाल्लाह आज, तो हम यहाँ पे अभी खाने के बाद जब हम एक दूसरे का भी जब मजा लेंगे अंदर, तो दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। एक्सट्रीम ऑफ प्लेयर लीड्स टू एडिक्शन, ये आपको नशेई बना देता है। नो एडिक्शन टू टू मच ऑफ द हैप्पीनेस। आप जितना ज्यादा हैप्पीनेस वाले काम करेंगे, आपको उसकी एडिक्शन नहीं होगी, आप एडिक्ट नहीं होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लेयर इज डोपामीन एंड हैप्पीनेस इज सेरोटोनिन। ठीक है, देयर इज डोपामाइन और सेरोटोनिन का रिलेशन जरा क्लियर कर दें कि वो फर्क भाई तुम मौका दोगे तो मैं करांगा। हाले तो मैं ना ही लिया भाई, मैं इत्थे ही खड़ा हाले। सर हर चीज दस के जाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाओ। Only one thing can down regulate or kill the serotonin, that is dopamine. Killer है ना। Dopamine is the killer of serotonin, meaning more pleasure you seek, more unhappy you become. ये बॉटम लाइन है। ये जितनी ऊपर जाएगी, ये उतनी नीचे आएगी। इसलिए कभी भी किसी को नशा करके, वो जो पीछे 5-6 चीजें मिली हैं, बाद में गिल्ट का ये एहसास होता है, हैप्पीनेस नहीं मिलती। वो जितने मर्जी हीरोइन पी ले, चर्च पी ले, डिक्शन कर ले, आइस ले ले, रात को क्लबों में नाच ले, जो मर्जी कर ले, सुबह ये चीज उसको उकसाएगी। सो मोर प्लेयर यू सीक, मोर अनहैप्पी यू बिकम। वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो स्लाइड है बच्चों को डेली मियां साहब गल बात है, मोर प्लेयर वी सीक in the form of serotonin, more unhappy we become because of the loss of serotonin. तो डोपामीन जितना ऊपर ले जाएंगे, सेरोटोनिन उतनी कम हो जाएगी। नहीं, डोपामीन ने तो आना ही किसी सब्सटेंस या किसी बुरी आदत की वजह से है। अगर ये है ही नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो अगर आप सिर्फ इसी तरफ है, तो तब तो आपकी सेरोटोनिन वैसे ही माशाल्लाह आसमान पे है। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर मैं ये छोड़ दूं, मैं इंडल्ज, अब मैंने कल मुझे दोस्त मिसाल के तौर पे रात को एक ऐसी महफिल में लेके जहां मैंने इसका नशा कर लिया, ठीक है, उसने वक्ती तौर पे बड़ा प्लेजर दिया, लेकिन अगले दिन गिल्टी कॉन्शियस में हुआ और मैंने सोच लिया कि मैंने अब आइंदा इस महफिल में नहीं जाना, तो ऑटोमेटिकली इट विल रेज, क्योंकि ये पॉजिटिव फीलिंग है ना, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। वाइस वर्सा बिल्कुल होगा इन दैट सेंस जैसे आप फरमा रहे। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, सारी गेम अब इसी के ऊपर होनी है, तो ये आपने याद रखना है। अब वो आपके सवाल का जवाब आगे आ रहा है कि सेरोटोनिन क्या है और वो क्या है। इस स्लाइड में सब कितना समझ, दूसरे लफ्जों में डोपामिन इज नॉट गुड इन हाई क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज में सो के कोई मसला नहीं है। छोटी छोटी चीजों के साथ डोपामिन रिलीज होती रहती है। कैसे? आज सुबह ड्राइवर नहीं आया और मैं सुबह उठ के अपने बेटे को नींद खराब करके गाड़ी में छोड़ के जब वापस आया, तो मुझे एक प्लेयर मिला है, वो जो डोपामिन है वो रिलीज हुई। डॉक्टर साहब ने आज छुट्टी का दिन है, घर में इन्होंने अपने कमरे की सफाई की, कबर्ड को सीधा किया, कपड़े सही करके टांगे उसके अंदर,
जो डिसऑर्डरली चीजें इसको ऑर्डर में किया, डोपामिन रिलीज होगी, प्लेजर मिलेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से। बेसिकली रिवार्ड सेंटर को ये अब आ रहे हैं उससे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम वहां बनेगी व्हेन इट इज एक्सक्रीटेड इन एक्सेस, Yes. विच इज कॉल्ड डोपामिन हिट। जब वो हिट होगी ना, फिर काम खराब होना है। ये बड़ा अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको, मैं बहुत स्लो इसलिए आज चल रहा हूँ कि नई चीज है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है, और ये बड़ा ही सिंपलिस्टिक व्यू है सारा जो आपको था। दिस इज दैट इज नॉट दैट सिंपल। अच्छे, तो यहां पे ये बात समझ लें कि डोपामिन और सेरोटोनिन आर नॉट द सेम, दे आर टू डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन वेयर दे वर्क, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रिसेप्टर्स they act on, to different regulatory mechanisms which they follow, to different mechanisms of action which they act upon। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? दिस इज द लैंग्वेज और द कम्युनिकेशन बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्सिस, सिनेप्टिक लेफ्ट जो होती है। अब एक न्यूरॉन ने दूसरे से बात करनी है, जो जो सिग्नल देना है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए हो। तो ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल का कि है क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा जी, अब ये सारे बखेड़ों को हम छोड़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज एन excitatory neuron, this excites the next neuron। मसलन एक न्यूरॉन है, इसके अंदर डोपामीन आई है, और ये डोपामीन ये अब अगले न्यूरॉन को देनी है इसमें। ठीक है, कम्युनिकेट करना है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तभी ब्रेन तक जाएगा ना सिग्नल। अब ये एक्साइट करता है न्यूरॉन। अब यहां पे आपने बड़ा गौर रखना है कि ये एडिक्शन डेवलप कैसे होती है। न्यूरॉन्स जो है दे लाइक टू बी एक्साइटेड, न्यूरॉन्स चाहते हैं कि उन्हें एक्साइट किया जाए। इसीलिए तो हर न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं ना। यार आज व्हाइट बोर्ड नहीं रखा तुमने आसिफ, व्हाइट बोर्ड रख दें। न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस बात की गम्माजी करते हैं कि न्यूरॉन्स लाइक टू बी एक्साइटेड। लेकिन न्यूरॉन्स कहते हैं कि हमें बड़े प्यार से छेड़ो, हमारे ऊपर जुल्म ना करो। ठीक है, जुल्म से क्या मुराद है तो मैं बता देता हूं आपको। नहीं, वो फिर वो देते नहीं आएगा नहीं। मसलन ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, जो इसके दरमियान ये सिनेप्सिस है। ठीक है, इस न्यूरॉन ने इसको एक्साइट करना है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स होंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को कबूल करेगा ना। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये कहते हैं प्लीज एक्साइट अस, दे लाइक टू बी एक्साइटेड, नॉट ब्लजेंट। ये लफ्ज इंग्लिश का है, ये भी सीख लें। BLUDGEONED, ब्लजेंट। पहले ये समझ लें ब्लजेंट क्या होता है। बेसबॉल का बैट देखा ना आपने, ऐसी स्टिक जो एक तरफ से मोटी होती है और एक हाथ में पतली होती है, उससे आप मारने का काम लेते हैं बंदे को। ठीक है, लाठी चार्ज का। एक्साइटेड न्यूरॉन का मतलब है कि मुझे सिर्फ एक्साइट करो हल्का सा, मेरे ऊपर लाठी चार्ज ना करो। ठीक है, तो ये जो डोपामीन है ना, इट एक्साइट्स द न्यूरॉन। पहली दफा आपने कश लगाया आइस का, इसने न्यूरॉन को एक्साइट किया, उसको बड़ा मजा आया। ठीक है, 2 4 5 एक्सपीरियंस के बाद
इस न्यूरॉन ने जिसको मैसेज जाना था वो कहता है यार इसने तो रोज ही अब काम पकड़ लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यूरॉन्स डोंट लाइक टू डाई, और अगर आप इनको बार बार हिट करेंगे, ये इतने डेलिकेट होते हैं कि अगर आप इनको न्यूरोट्रांसमीटर से डेली फायर देंगे, ज्यादा मिकदार में देंगे, तो ये डाई हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। तो अगला न्यूरॉन मरना नहीं चाहता किसी कीमत पे। अब उसके पास एक प्लान भी है अपनी जान बचाने का, वो कहता है यार बंदा तो हट नहीं रहा। अब ये क्या करेगा, ये डाउन रेगुलेट करेगा। अगर पहले 10 रिसेप्टर से ना, तो ये 2 खत्म हो जाएंगे, अब पीछे रह जाएंगे 8। डाउन रेगुलेट कर लेगा अपने 2 रिसेप्टर। डाउन रेगुलेट बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप सूंड में से सर बाहर निकाल के अंदर भेजें, और बाकायदा इसी तरह से ये जो बाहर की तरफ रिसेप्टर होते हैं ना, ये अंदर की तरफ ले जाते हैं। वो खत्म नहीं हो जाते ऊपर से, वो अंदर खींच लेता है। डाउन रेगुलेशन इस चीज का नाम, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि पहले जो 12 न्यूरॉन्स अवेलेबल थे, मिसाल दे रहा हूं, अब रह गए पीछे 8। अब इसके पास क्या तरीका है कि ये इस हिट को बढ़ाए। अब ये पहले से ज्यादा सट मारेगा, बड़ी हिट, अगेन हिट। अब उसने जान बचानी है, उसने 3-4 और कम कर दी, ठीक है। फिर चल रही है हिट हिट हिट। अल्टीमेटली ये सारे ही डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, और जब ये सारे डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, अभी ये जिंदा है, मरा नहीं, सिर्फ इसने अपने तमाम रिसेप्टर्स अंदर खींच लिए हैं। इसको कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस डेवलप हो गई। पहले एक पुड़िया जो मजा देती थी, अब 2 भी वो नहीं दे रही, क्योंकि अगर रिसेप्टर नहीं है। आर यू विद मी? तो यहां तक है टॉलरेंस, जब तक ये जिंदा है। आखिरकार ये बड़ी बड़ी हिटें मारेगा अब, जो नशे की हालत हो रही होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी हिटें मारेगा, एंड व्हेन दिस डाइस, आखिरकार इसके लिए अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई, तो ये डाई हो जाएगा, ठीक है जी। जब ये डाई हो जाता है, काम आगे नहीं करता, तो जब डेथ हो गई, तो ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम इसको अब एडिक्ट कहेंगे। यहां तक टॉलरेंस थी, अब आगे है ही कुछ नहीं। अब एडिक्शन है कि वो उसको ढूंढना चाह रहा, आगे रिस्पॉन्स नहीं है। जब तक डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हुई, टॉलरेंस। जब ये बिल्कुल बेचारा डेड हो गया, अब आप एडिक्ट करेंगे। क्लियर है जी बात यहां तक? चले, क्लियर, खत्म हो गया ना। एडिक्ट इसलिए हो गया कि बॉडी के अंदर जितने भी आपके जो क्या कहते हैं उनको, जितने बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये तो मैंने एक मिसाल के लिए समझाया ना, ये तो नहीं होगा कि 100% जितने भी आपके न्यूरॉन्स थे वो सारे ही चले गए, सारे। तो मैंने मिसाल के लिए आपको समझाया है, ठीक हो गया। तो वो जो आपके जो क्या कहते हैं यार, मेरे लिए अभी लफ्ज नहीं ज़हन में आ रहा, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसके लिए क्या एक स्पेसिफिक लफ्ज है, मेरे ज़हन से भी निकल गया। एक तो न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो दूसरा क्या होता है जिसको जो जो साथ कॉग्निटिव होते हैं, न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, सूंघना, समझना, सलाहियत, ये वो तो सारी जाती है ना उसकी, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ये कभी ये तो नहीं है कि सर से लेके पैरों तक सारी डेड हो गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना ऐसे। तो ये समझाने का एक मकसद ये था कि एडिक्शन हम इसको कहते हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मरे तुड़े पड़े ही होते हैं, लेकिन एक वक्त फिर ऐसा भी आता है। मियां साहब, मेरे पास एक डिस्पेंसर होता था, नियाजी साहब के क्लिनिक में मैं काम करता, उसके भाई इशफाक को आप जानते हैं, जिसको उसने बाहर मेडिकल स्टोर बना कर दिया, ठीक है। मैंने गुनाहगार आंखों से देखा है कि जो आप 1000 गोलियों का डब्बा लोहारी से मंगाते हैं, वेलियम का 5 मिलीग्राम का,
ऐसे वो हाथ की मुट्ठी पे डालता था अनगिनत ये लगे सर। और ले जाता था अंदर। उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी, नशा नुशा कोई नहीं था तो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मलिक साहब को भी पता। हाँ? सर अगर मतलब 1000 गोली का डब्बा है ना, 300-400 का फक्का मार जाना उन्होंने, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आगे से असर होता है या नहीं होता। और सिमिलरली तो ये डोपामीन ऐसे एक्साइट करती है, डोपामीन ऐसे एक्साइट करती है न्यूरॉन को, एक्साइट करती है, जबकि सेरोटोनिन इनहिबिट करती है। ये एक्साइटेशन नहीं करती है, जो उससे अगले न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये उनको इनहिबिट करती है। इनहिबिट का मतलब ये होता है कि इनको डाउन रेगुलेट नहीं करती, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के मुज़र असरात जो है वो नहीं होने देती। तो इसलिए सेरोटोनिन के साथ न्यूरॉन्स डेथ नहीं होती, ना आप एडिक्टेड होते हैं, ना डाउन रेगुलेशन होती है। तो ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। अब हम आ गए हैं जी उस स्लाइड के ऊपर जिस पे जितनी मैंने गुफ्तगू की है, इसको आप बहुत आसान हम करते हैं कि मैंने इसको इतना आसान कर दिया है, आपने सब सिस्टम को छोड़ दें। दिस इज द सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब टुडे। आपने सिर्फ ये जो रेड वाले हैं ना, ये जिनके ऊपर मैंने, आपने ये 5 एरियाज याद करने हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दें, आपको सारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम समझ आ जाएगा। ये जो मैं सेरोटोनिन जिसकी बार बार बात करता हूं, ये यहां प्रोड्यूस होता है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया के अंदर। ये देख लें, ये यहां पे पड़ा होता है, हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल साथ ये गोल सा एक है। तो यहां पे डोपामिन प्रोड्यूस होती है और यहां से ये ट्रेवल करके जाती है न्यूक्लियस एक्कम्बस पे, जो कि ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है। मैंने बड़ी दफा आपको पिछली उसमें रिवॉर्ड सेंटर की मैं बात करता हूं। तो न्यूक्लियस एक्कम्बस है जहां पे डोपामिन जाके काम करेगी। यहां पे सेरोटोनिन भी यहीं पे प्रोड्यूस हो रही है। किधर? नहीं, सेरोटोनिन कहीं और हो रही। अभी मेरा मकसद ही नहीं है सेरोटोनिन डिफरेंट जगह पे प्रोड्यूस होती है, या नहीं होती। अच्छा, अब वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से ये गया न्यूक्लियस एक्कम्बस में आपकी डोपामिन। तो इनका काम क्या है? अब हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस इज द सेंटर ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। इसका क्या काम है? आप हैदराबाद गए थे कभी, है ना? यस। तो आपने वहां कोई ऐसा खाना खाया होगा, कोई चाय पी होगी, कॉफी, नहीं तो वो वहां की जो मशहूर बेकरी है वहां का केक खाया होगा। कौन सी है बेकरी? बॉम्बे बेकरी, या शायद एक आध केक लाई भी हो वहां से, शायद, मतलब जो लोग हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस इज द सेंटर ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। हिप्पोकैम्पस अब उस स्टिमुलस को अपने जहन में मेमोराइज कर लेगा। अब आप दोबारा जब जाएंगी ना, अब आप कहेंगी अच्छा वो हिप्पोकैम्पस आपकी एक्टिवेट होगी, आपको पुराना वो मजा याद कराएगी और आप दोबारा फिर बॉम्बे बेकरी पे जाएंगे। ये है हिप्पोकैम्पस का काम, मेमोरी एंड लर्निंग। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो चीजों को पकड़ना चलना वो भी यहां से सीखता है, और मेमोरी भी इसी में है। जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है उसकी हिप्पोकैम्पस स्ट्रांग है। यही आप सारी चीजें, याददाश्त आपकी हिप्पोकैम्पस के अंदर है। न्यूक्लियस एक्कम्बस इज द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी कि वो जो खुशी और मजे के जो जज्बात डोपामिन लेकर के गई है, वो इस एरिया को जाके न्यूक्लियस एक्कम्बस के ऊपर जाके काम करेगी। तो वो सारा प्लेयर और सारा मजा मौसीकी आपको मिलेगी। न्यूक्लियस एक्कम्बस वो जो मजा मौसीकी है वो आपको देता है। ये सेंटर है, प्लेयर सेंटर ऑफ द ब्रेन। अभी इन्होंने चाय पाई पी के यहाँ रखी है, इनको जो मजा आया है वो न्यूक्लियस एक्कम्बस की वजह से। भाईजान लोकेशन उन्हें ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ। बैक साइड। यार वैसे मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਕੰਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੈ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਪਸ ਤੇ ਲਾਓ GPS ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि 1, 2 और 3, ये तो समझ आ गया जी। हिपोकैम्पस क्या करता है? दिस इज द सेंटर ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। इसने वो जो मजा था उसको अपने पास महफूज कर लिया। अच्छा, ये एमिगडाला क्या बुला है? एमिगडाला उस मजे में उन जज्बात के अंदर इमोशन को ऐड कर देता है, इमोशन को ऐड कर देता है एमिगडाला। इमोशनल वेट टू द स्टिमुलस। चाय मजेदार थी तो बहुत मजेदार थी, ठीक है, खाना बुरा था तो यार बहुत ही बुरा था। ये इमोशंस को ऐड करता है, एमिगडाला का काम ये, ठीक है। यानी ये उसके अंदर शिद्दत जो है, वो जो मैसेज गया है उसके अंदर शिद्दत, इसने उस मैसेज को पढ़ के सुना दिया, मजा दे दिया, इसने उस मजे को याद रख लिया हिपोकैम्पस ने, और जब इसने याद रखा तो अमिगडाला ने उसके अंदर इमोशंस ऐड कर दी। बॉम्बे बेकर्स का जो केक था मजेदार नहीं, बहुत मजेदार, इमोशंस ऐड हो गए, बुरा भी ऐसे है, ठीक है जी। अब आखिरी पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको पता है, ये जो सामने है प्री फ्रंटल, फ्रंटल लोब की थोड़ा सा बैक साइड में, ये बड़ी मजे की चीज है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डेवलप्स एट द एंड ऑफ द एवरी पार्ट। सबसे आखिर में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप करती है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो मीडियन एज है फुल डेवलपमेंट की 25 ईयर्स है। 25 साल की उम्र तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं करती, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? ये जो सारा कुछ हुआ है, यहां से मजा जनरेट हुआ, यहां मजा पहुंचा, पूरी बॉडी में उस मजे की कैफियत आई, इसने उस मजे को याद कर लिया, इसने उस मजे के अंदर इमोशंस डाल दिए। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने क्या किया? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे और बुरे की तमीज सिखाता है कि आज अगर मेरे दोस्तों ने मुझे मजाक में या गलती में शराब पिला दी है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बताएगी कि यार आज बुरा हो गया कुछ। This is the center for analysis and decision making. Decision making, कि अब आइंदा मैंने ये करना है कि नहीं करना। और यही चीज खतरनाक है कि चूंकि 25 साल की उम्र तक डेवलप नहीं करता, वो तमाम खराफात जो मैंने पहले बताई है, टीनेजर्स सबसे ज्यादा इसलिए उन चीजों का शिकार है कि उनके अंदर अभी ये डेवलप नहीं किया। ठीक है मियां साहब, मियां साहब गल समझ आई कि नहीं? 25 ईयर्स तक चूंकि ये अच्छाई बुराई का सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग चूंकि डेवलप ही नहीं किया, सो दैट्स द रीजन जो हमारी माएँ कहती है जी मैं बच्चे को बड़ा मना करती हूं, ये तो कोक नहीं छोड़ता, ये तो पिज्जे बर्गर नहीं छोड़ता। माओ ने मार मार के जेवर बेच के इलाज करा लिए, बच्चों ने नशे नहीं छोड़े। जिसको फिल्म बीनी का शौक उसने वो नहीं छोड़ा। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सारे ऐसे हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो एज होती है टीन एज बिफोर 25, उसमें चूंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप ही नहीं की, इसलिए अच्छाई बुराई की तमीज करनी मुश्किल हो जाती है। दैट्स द रीजन आवर टीनेज agers are more susceptible to all these addictions and suicides। क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती नहीं, समझ ही नहीं आती करना क्या। इसीलिए इस वक्त कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा सुइसाइडल टेंडेंसी वेटनरी डॉक्टर्स में है, ठीक है जी।
उसके बाद है इंजीनियर्स में, नंबर 3 पे डॉक्टर्स आते हैं, मेडिकल के शोबे ज्यादा है जो कि इस वक्त, हाँ जो भी है यूके में मेडिकल जी। अच्छा जी, ये अगर आपको ये समझ आ गया ना, जो डोंट नीड एनी बुक, जो डोंट नीड एनी हाई फाई की ओपिनियन लीडर, ये 5 एरियाज हैं जिनको मैंने बड़ा ही सिंपल करके समझा दिया। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लें, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता ये, और ये इतना सिंपल है नहीं, ये मैं बता दूं। पहले समझ आ गई जी बात, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। नहीं मैंने आपको, नहीं नहीं, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो अब आप नशे नहीं करेंगे, जब खराबात में नहीं जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि टीन एज या जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो क्यों इन चीजों के एडिक्ट हो रहे हैं, तो उनके अंदर अभी ये डेवलप नहीं किया। यहाँ पे डोपामिन बनी, यहां जाके प्रोसेस हुई, जो आपको फीलिंग है न्यूक्लियस अकम्बस ने दी, रिवॉर्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन, आवर बॉडीज रन ऑन रिवॉर्ड्स, हमें रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड, आप किस लिए डॉक्टर बने? किसी रिवॉर्ड की खातर। आज आप संडे बर्बाद करके क्यों आए हैं सुबह सुबह? रिवॉर्ड की खातर। ठीक है जी, आप अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? रिवॉर्ड की खातर। ह्यूमंस आर रिवॉर्ड ड्रिवन स्पीशीज, रिवॉर्ड पे ही चलते हैं हम सारे। लेकिन जब वो रिवॉर्ड टॉक्सिक हो जाता है तो काम खराब होता है। यहाँ पे वो रिवॉर्ड प्रोसेस हुआ, यहाँ पर दिया। इसने उस मजे को याद कर लिया हमेशा के लिए, इसने उसमें इमोशंस डाल दिए, और जो भी आपका तजर्बा हुआ वो अच्छा था या बुरा, डिसीजन मेकिंग इसने कर दी कि आइंदा इसकी तरफ जाना है या नहीं जाना। कितना सिंपल है। ये जो भी फ्रंटल कॉर्टेक्स आती है, ये आप कह रहे हैं कि 25 साल में डेवलप हो, उस तक उस तक डेवलप, हाँ जी, प्रोसेस पहले से चल रहा हूँ 25 जी, कंप्लीटेड। मीडियन एज 25 है, पहले से चल रहा होता है, लेकिन 25 तक इसका ये समझे जेरे तमीर होता है। 25 साल की उम्र में आके ऑन एवरेज ये जो है ना मुकम्मल तौर पे डेवलप करता है जी। पनिशमेंट सेंटर, नहीं नहीं, पनिशमेंट सेंटर कौन सा होता है? आप मुझे नाम बताइए उसका, क्या नाम है उस सेंटर का? हाँ ये पानी देना बेटा। पनिशमेंट सेंटर, मेरा तो नहीं ख्याल है कि पनिशमेंट सेंटर नाम का, मैं एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं आई, एडमिट, मुझे नहीं पता कि पनिशमेंट सेंटर भी कोई होता है ना। वो फिर वो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, अभी हम तो एडिक्शन भी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आई डोंट नो बट द पनिशमेंट सेंटर इज, आई हैव नो आइडिया। ठीक हो गया जी, आगे चलें। जी नो नेवर। पहली बात तो ये है, आपने पीछे शायद गौर नहीं किया, मैंने बताया कि हैप्पीनेस के साथ एडिक्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स को वो एक्साइट कर ही नहीं रहा। हाइपर एक्साइटेटरी मैकेनिज्म होगा, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होगी, न्यूरॉन की सेल डेथ होगी, तो आप एडिक्शन की तरफ जाएंगे ना। तो वहां तो उसके साथ सेरोटोनिन के साथ तो ऐसा कुछ है ही, इसलिए उसमें कुछ नहीं। ये इन्होंने जो बात कही है वो सही है, मैंने अभी कंफर्म किया। जी जी, पनिशमेंट सेंटर one of the most potent centers you can find in periaqueductal gray matter in the near of aqueductus sylvi in the mesencephalon, and it continues upward as the preventricular portion of the hypothalamus and thalamus. लो जी, यकीन करो, ये मतलब ये होते हैं, नहीं होगा। मैंने तो एडमिट किया कि मेरे इल्म में नहीं है। हाँ जी, लो जी, मैनू ताड़ी किसे गल दी भी समझ नहीं आई, पर मजा बड़ा है। लेकिन आज हम इधर ही रहे, तुम्हारा टॉपिक। अच्छा जी, हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब बच्ची 18 साल की हो जाती है ना, तो कहते हैं कि इससे नीचे जो ना उसकी जो है ना मैरिज की कंसेंट नहीं मानी जाती। 18 साल से ऊपर कहते हैं ये वैलिड है, मानी जाती है कोर्ट में भी और शरीयत में भी।
तो जबकि वो प्री कॉन्टेक्ट 25 साल की उम्र में जो है वो डेवलप हो रहा है। हाँ जी। किस तरह वो बच्ची 18 साल की उम्र में नहीं कर रही है? सर मसला ये है, और सुन ले मेरी, मैंने पहले भी बड़ी दफा मैंने नहीं पानी लाके छिटाओ हम सारे नहीं, मैं उसी तरफ ही आने लगा हूँ कि मैंने पहले भी बड़ी दफा अर्ज किया है कि हमें साइंस को ना मजहब के साथ नहीं कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, ये साइंस है, मजहब एक और चीज है। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह हमारा मुल्क जो जिसकी हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुझे ये बताइए कि कौन सा शरई कानून यहाँ पे नाफिजुल अमल है? ठीक है जी, आप और मैं पकड़े जाएंगे तो सारे शरई कवानीन नाफिज हो जाएंगे, बड़े पकड़े जाएंगे तो शराब की बोतल में से शहद निकल आएगा। ठीक है ना जी? हाँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो 10 इयर्स का है या 12 इयर्स का है और उनको कुछ जिम्मेदारी आती है बाप करने के बाद, माँ बनने के बाद, तो वो अच्छे काम करने शुरू करती है, घर को लेके चलना शुरू करती है, उससे भी सक्सेसफुल हो बेसिकली हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी में लोग कह सकते हैं कि वो मेजॉरिटी नहीं, साइंस ये बता रही है। अच्छा। वो लोग जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर काम किया है, उन्होंने ये देखा जी कि 25 से पहले नहीं होता। अच्छा, जो लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर उसके अंदर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं किया तो पागल दा पुत्र है। अच्छा, इसका ये भी जो साहब इसको इस तरह समेटते हैं कि आपने देखा होगा, खुद अपने आप को एनालाइज करें कि जो डिसीजन आपने 18 साल की उम्र में किए थे, जी, जब आप 25 ईयर से अबव पहुंचते हैं तो आप सोचते होंगे कि यार मैं की ब्लंडर की था जी। ठीक है ना? तो वो मेच्योरिटी जो है ना वो आपकी वक्त के साथ आती ले जी। अब हमने नहीं, मैंने कहा कि ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे मुकम्मल डेवलप कर। उस वक्त तक मिठा थोड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा अच्छा जी, टू मेन मैकेनिज्म है। फिजिकल मैकेनिज्म जो है, जो भी हमने किया है, द एडिक्टिव सब्सटेंस ट्रिगर्स अ डोपामिन रिस्पांस दैट फ्लड्स द न्यूक्लियस सकम्बन्स। ये उसको फिर रिपीट हो रहा है। डोपामिन इज आवर प्लेयर हार्मोन, प्लेयर देता है, खुशी देता है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज डोपामिन क्विकली, हैज द टर्म डोपामिन हिट और डोपामिन स्पाइक वाज इंट्रोड्यूस्ड। कि चूंकि एडिक्टिव सब्सटेंस है, फौरन एक हिट मिलती है, जैसे मैंने बात की, उसको हम डोपामिन हिट या स्पाइक कहते हैं। टॉलरेंस टू डोपामिन इफेक्ट डेवलप होती है। मोर एंड मोर डोपामिन टू इलिसिट अ प्लेयर रिस्पांस। जब आपकी टॉलरेंस हो जाती है तो फिर आपको मोर एंड मोर डोपामिन चाहिए, वही सेम रिस्पांस लेने के लिए, जिसका मैंने जिक्र किया। और दिस लीड्स टू अल्टीमेट एडिक्शन। ये तो थे फिजिकल मैकेनिज्म। दूसरा था इसका साइकोलॉजिकल। द हिप्पोकैम्पस लेज डाउन मेमोरीज ऑफ दिस रैपिड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिपीट बिहेवियर। यानी ये जो है, इसने मेमोरी जो कर ली, जो मैंने बताया कि कहीं से अच्छा खाना खाया तो आप रिपीट करेंगे कि यार उधर ही जाके खाना है, तो रिपीट बिहेवियर जो है हिप्पोकैम्पस करती है। अमिगडाला क्रिएट्स इमोशंस एंड कंडीशनड रिस्पांस टू सर्टेन स्टिमुलाई और ट्रिगर। ये वही बात है जो मैंने की है, अमिगडाला का इतना काम है। 5 चीजें हैं जिनको आपने सब ध्यान में रखना है, तो सारा ये एडिक्शन कवर हो जाती है जी। अच्छा जी, ह्यूमंस आर रिवॉर्ड ड्रिवन स्पीशीज, जैसे मैंने पहले कहा। एंड इवन स्मॉल थिंग्स काज अ डोपामिन रिस्पांस। जैसे मैंने बताया, पहले मिसालें दी, आप कमरे की सफाई करते हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो ये अच्छी डोपामिन है और इतनी रिलीज होनी चाहिए, और ये सब में होती है। द प्रॉब्लम इज दैट सम थिंग्स गिव अ बिग डोपामिन रिस्पांस। ठीक है, प्रॉब्लम वहां आएगी जहां बिग डोपामिन रिस्पांस आएगा। वो मैंने आपको चीजें गिनवा दी हैं कि वो सब्सटेंस भी हो सकता है और आपका बिहेवियर भी हो सकता है। आर ब्रेन्स लव दिस बट वी डेवलप टॉलरेंस टू डोपामिन। ब्रेन को शुरू में बहुत मजा आता है, वो उसको प्यार करता है कि बड़ी अच्छी चीज है, फिर आखिरकार टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अच्छा जी, अब ड्रग फूड्स। अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि फूड को हमने क्यों करार दिया है। ड्रग फूड्स, प्रोसेस्ड हाइपर पैलेटेबल, जो बहुत मजे का होता है आपके लिए,
फूड दैट हैव बीन इंजीनियर्ड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर्ड बाय फूड साइंटिस्ट टू रीच द ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम डोपामीन इज रिलीज। डोपामीन हिट क्या थी? वो डिफरेंट चीज। तो ये जो डोपामीन का जो ब्लिस पॉइंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डोपामीन रिलीज होती है। हिट और चीज थी, ये देखें, addictive substance release dopamine quickly, hence the term dopamine hit or spike। तो क्विकली उसने रिलीज किया, वो हिट है, स्पाइक है, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम डोपामिन रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड ब्लिस पॉइंट। ऑलवेज हाई शुगर और हाई कार्ब के साथ ब्लिस पॉइंट ज्यादा आता है, और समटाइम साल्ट और फैट के साथ कभी कभी। सबसे ज्यादा ब्लिस पॉइंट हाई शुगर और कार्बोहाइड्रेट से होता है। सो यू हैव द ड्रग डीलर एट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। ये आपके बर्गर, पिज्जे, शवारमे, बर्गर, ये सारे ड्रग डीलर ही हुए ना। अच्छा, हम ये मजे मजे की चीजें क्यों खाते हैं? आपका क्या ख्याल है? ये टेस्ट की वजह से खाते हैं? टेस्ट अच्छा होता है। बर्गर आपके बच्चे क्यों खाते हैं? आपने कभी गौर किया? छोटा सा बच्चा है, कोई समझ ले 6 माह का, आप उल्टे लटक जाए, 6 किस्म के फ्लेवर बना रहे, ओआरएस नहीं पिएगा। आप उसको इतनी सी डाल के पेप्सी दे, वो पी लेता है, इतनी पंजेंट होती है वो, कितने मजे से पीता वो, पी लेता है ना। मुसीबत यह है कि ज्यादातर बच्चे डिहाइड्रेटेड होकर ड्रिपों पे जाते हैं या जान से चले जाते हैं, क्योंकि ओआरएस नहीं पीते। कितने कंपनियों ने बनाए। अच्छा, अगर आपका यह ख्याल है कि हमारे बच्चे टेस्ट की वजह से, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। टेस्ट की वजह से फास्ट फूड कोई नहीं खाता। किस वजह से खाता? हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। ये है जी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। हमने पीछे कहा है जी फूड को इंजीनियर किया जाता है। आपके ख्याल में ये जो बड़ी बड़ी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियां लगाई हैं? इन्होंने डॉक्टर्स, फूड इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मार्केटियर्स, उनको करोड़ों रुपए तनख्वाहें देके हायर की हैं, तब जाके आप मार्स की एक चॉकलेट खरीदते हैं। इंजीनियरिंग कैसे होती है? और आपका क्या ख्याल है, तो सिर्फ मार्केटिंग का काम करते हैं? ऑल ऑफ दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे वर्क ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। वो क्या है? सबसे पहले आपके जेहन में आएगा थॉट, यार आज बर्गर खाना चाहिए, थॉट आ गया। उसके बाद एक फीलिंग आएगी, जो कि स्टोर थी कहां? हिप्पोकैम्पस में, जो पिछली दफा खाया था। वो मजा याद आएगा, यार बड़ा मजेदार था बर्गर। वो कहां से खाया था? यार हार्डीज खाया था, डिफेंस फिर मलिक साहब के घर के पास जो है। ठीक है जी, फीलिंग हो गई, फीलिंग ऐड हो गई, फीलिंग विल लीड टू एक्शन। फिर आप निकलेंगे घर से गाड़ी लेके बच्चों के साथ, और उसके बाद रिजल्ट मिलेंगे आपको। और वो रिजल्ट आपकी मर्जी के लिए नहीं है, वो कंपनी की मर्जी की है, जो वो चाहती है। तो ये कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी काम करती है? थॉट्स लीड क्रिएट फीलिंग्स, थॉट के साथ फीलिंग क्रिएट होती है, फीलिंग्स ड्राइव द एक्शंस, एंड एक्शंस गेट्स द रिजल्ट विच इज फॉर द पर्पस ऑफ द सेलर, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द बायर। आपकी तो तबाही फिरनी है हेल्थ की, आपका क्या पर्पस है? इतना सा बंद है, 10 रुपए का आता है, इतना सा पीस अंदर रख के 1500 रुपए का, तो पर्पस किसका फुलफिल हुआ? अच्छा, अब हमने स्किल चीजें पढ़ ली है, 5% भी नहीं। मैं बताने लगा हूं आगे। आप तमाम फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस पे खेलती है आपकी फीलिंग, ये से एक पॉइंट। बाकी अगले 2 काम आप खुद ही करते हैं, ठीक है। कैसे करती हैं? अब आए, हमने स्किल काम पढ़ लिया, आगे काम बहुत ही मजेदार है, आप यू विल एंजॉय। वंस यू पॉप यू कांट स्टॉप। ये प्रिंगल्स
मैंने इंटरनेशनल मीडिया से कुछ एड्स उठाए हैं आपके लिए। किसी एड के अंदर वो ये नहीं कहते कि हमारी प्रोडक्ट खरीदे। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इन इंटरनेशनल एड्स में जो मैंने पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी बताई है, उसमें वो आपकी फीलिंग से कैसे खेलेंगे। आपकी फीलिंग उनके काबू में आ गई ना, एक्शन और रिजल्ट वो खुद ही ले लेंगे। नीचे वाले दो, तो ये पहली एग्जांपल है, वंस यू पॉप यू कांट स्टॉप। कहीं उसने मजे का जिक्र किया, कहीं उसने ये कहा है कि प्लीज बाय माय प्रिंगल। कभी आपको, आप कोई ऐड उठा के देख लें, वो कभी आपको खरीदने के लिए नहीं गए। ठीक है, क्यों नहीं हम कर सकते? अब आगे चलते हैं कि क्यों हम एक दफा खोलने के बाद हम स्टॉप क्यों नहीं हो सकते। खत्म करके मजा क्यों आता है? इसके अंदर है सॉल्ट, फैट एंड कार्ब्स, परफेक्ट रेसिपी फॉर द हंगर, थर्स्ट। सॉल्ट काफी ज्यादा है, और इसके साथ आप यकीनन साथ कोक भी खरीदेंगे। ठीक है, ये कहीं आपको खरीदने का नहीं कहेंगे। अब आप थोड़ा गौर करते जाए, बड़ा मजेदार काम। ये इसकी होगी जी प्रिंगल की, कोक मेक्स यू हैप्पी, ओपन हैप्पीनेस। ये ऐड देखा हुआ आपने, बड़ा मशहूर हो, इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे चलता, ओपन हैप्पीनेस। कहीं कोक वाले ने ये कहा कि कोक खरीदे मेरी, उसने कहा ओपन हैप्पीनेस। उसने आपकी फीलिंग में ये बात डाली है कि ये पीने में हैप्पीनेस है। वाकई भी है। हाँ, जब आप ये पिएंगे तो आपका happiness- अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट इज इन द कोक, हैप्पीनेस आती कहां से? मैं आपकी इस बात का जवाब मैंने पता सी तुसी ये गल करनी। कोक में होता क्या है भाई दी, मोटी मोटी चीजें बताएं। है जी, है जी, कार्ब फ्रुक्टोज की अभी बात ही नहीं हो रही, और बताएं क्या होता है। मेन चीज की है कैफीन। कैफीन का क्या काम है? ब्रेन स्टिमुलेंट एंड डायूरेटिक। ठीक हो गया, इट मेक्स यू पी आउट फ्री फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक हो गया जी, और क्या है इसके अंदर है? चलो मैं बताता हूं यार, शुगर की बात नहीं करनी है। ये तीन चीजें हैं मेन, कैफीन, ब्रेन स्टिमुलेंट एंड माइल्ड डायूरेसिस। ठीक है, सॉल्ट विच इज इक्वल टू 55 ग्राम्स ऑफ सोडियम पर कैन, और ये दिस सॉल्ट इज इक्वल टू 1 मीडियम साइज पिज्जा सॉल्ट। जितना उसके अंदर होता है ना मीडियम साइज पिज्जा में, उतना ही ये सॉल्ट है जो कि इसके अंदर होता है। व्हेन यू पी आउट फ्री फ्लूइड एंड यू टेक लॉट ऑफ सॉल्ट, व्हाट हैपेंस? क्या होता है? थर्स्ट, यू बिकम मोर थर्स्टियर। तो पेप्सी का इश्तेहार याद आया, ये दिल मांगे और आंदा सी इश्तेहार, ये दिल मांगे और। क्यों? वो दिल तो मांगेगा, इसने पेशाब करवा दिया, सॉल्ट ने प्यास लगवा दी। और टू मच शुगर क्यों डाली जाती है? क्योंकि सॉल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है, 55 ग्राम। इसको मास्क करने के लिए ये बहुत ज्यादा मिकदार डालनी पड़ेगी, वरना पिएगा कोई नहीं। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर अब भी हैप्पीनेस है? अच्छा जी, इसमें आपने गौर करना है कि किस तरह से फूड को इंजीनियर किया गया, किस तरह आपकी फीलिंग से खेला गया है, और कहीं भी ये नहीं कहा गया कि यही खरीद के पिए। फूड इंडस्ट्री इस मामले में यूनानिमस है कि आप पिए सही, पेप्सी पी लें चाहे कोक ना पिए, लेकिन पिए सही। आप ही जड़ा बंदा पेप्सी पी रहा परसों कोक ले लेगा। ठीक है ना जी? बराबर है जी, मेरे ख्याल में बराबर। आगे चले जी, आगे चलते, आगे खत्म करें। अच्छा, ये देखिए कितना मजे का ऐड है लेज का। जहां पे ये डॉक्टर ने किसी ने बताया होगा ना, इट टेक्स 12 मसल्स टू स्माइल। जब हम मुस्कुराते हैं तो चेहरे के 12 मसल्स यूज होते हैं। वो कहता है जी 12 मसल यूज ना करें, 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स ले, लेज का एक पैकेट ले, मुस्कुराहट खुद ही आ जाएगी। 12 मसल्स टू स्माइल और 3 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? कार्ब्स, फैट एंड सॉल्ट विच आर इक्वल टू ब्लिस पॉइंट, जिसकी अभी हमने बात की है। इट इज, वो कहते हैं जी इट इज इजियर टू ईट चिप्स देन स्माइल। चिप्स खाना आसान है, मुस्कुराना मुश्किल है, उसमें 12 मसल लगते हैं। ये 3 चीजें हमने लिफाफे में डाल दी है, ये खाए और मुस्कुराए।
ये सारे इंटरनेशनल एड्स हैं, ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही चलते हैं। ठीक है जी भैया साहब, 12 मसल यूज नहीं करने, 3 चीजा, और वो 3 चीजा तेरा ब्लिस पॉइंट बना दी, मोर एंड मोर। दिस इज द वे योर चिल्ड्रन आर बीइंग एडिक्टेड टू दिस। अब इसमें आप साइंस देखें कि कौन सी है, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है, ये फूड इंजीनियरिंग है, आपकी फीलिंग से खेला जा रहा है। आगे चले, यू डिजर्व अ डोनट, यानी आपको ये बावर करा दिया कि आप टेंशन में है, काम ज्यादा किया, थक गए हैं, तो यू डिजर्व, ये आपका हक है कि आप डोनट लें, आपकी फीलिंग से खेला उसने। अब आप शाम को जब भी लेंगे, रॉबर्ट लस्टिक मियां साहब बड़े दीवाने हैं, रॉबर्ट लस्टिक कहता है कि मेरे क्लिनिक के सड़क की दूसरी तरफ स्टारबक्स है, कहता है 4 बजे शाम को मेरा जिस्म टूटना शुरू हो जाता, क्योंकि मैं एडिक्टेड था डोनट और कॉफी का। तो कहता है मुझे समझ नहीं आती थी कई दफा कि मुझे 4 बजे के करीब क्या होता है, कहता है मेरी अजीब सी हालत हो जाती थी, मैं कहता भागा हुआ जाता था सड़क की दूसरी तरफ, डोनट और कॉफी पीता था तो ठीक होता था। वो फिर अलग स्टोरी है कि उसने कैसे इस पर काबू डाला। तो आपके जहन में ये डाल दिया गया है, द रिवार्ड यू डिजर्व अ डोनट, ये आपको लिए रिवार्ड है। आज आपने कोई काम मुश्किल किया है, कोई दफ्तरी काम ज्यादा था, डोनट आपने जरूर खाना है। कहीं नहीं कहा कि हमारा खाएं। पुट फन इन योर लाइफ विद मार्स चॉकलेट, पुट सम प्ले इन योर डे, कि आज आपने अपने बच्चों के साथ निकले हैं कहीं, या बच्चे निकले हैं, उनको ये बावर करा दिया गया हुआ है कि मार्स खाओगे तो आज फन आएगा जिंदगी। कहीं मार्स जी ने ये नहीं कहा कि प्लीज परचेज इट, कहीं उसने इन सारे एड्स में कहीं उसने टेस्ट का जिक्र किया। दे आर प्लेइंग विद योर फीलिंग्स, सो यू डू द एक्शंस एंड दे गेट द रिजल्ट, जो मैंने कॉग्निटिव बेहवियरियल बताई। ठीक है जी, फिर ये तो आपको पता ही है, चॉकलेट ब्रिंग्स यू जॉय, वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट के डब्बे जाते हैं, ठीक है जी, सालगिरह पे चॉकलेट के डब्बे जाते हैं, ठीक है जी, बीमारी में भी चॉकलेट के डब्बे जाते हैं, क्योंकि आपको ये बावर करा दिया गया है कि चॉकलेट ब्रिंग्स यू जॉय। अब ये एक खुशी की अलामत बन गई है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। गेट रिड ऑफ योर बैड मूड विद, गेट रिड ऑफ योर बैड मूड विद अ स्निकर। आपको ये बावर करा दिया गया है कि अगर आपका मूड खराब है, स्निकर ले, मूड ठीक करने के लिए। अब ये वो बच्चा जिसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं की, वो इन सारे एड से क्या मैसेज ले रहा है। अब बात आपको समझ आई जो मैंने पीछे क्या बताई है। मलक साहब को, मुझे और मियां साहब को तो पता है एट द एज ऑफ 60 कि यार पॉइजन है। मैं अपने 15 साल के बच्चे को कैसे ये सारी चीज समझाऊं? ठीक है, eat a Kit Kat when you are in a funk. Kit Kat, when you need to snap out of it, have a break and have a Kit Kat. ठीक है जी, किसी जगह उसने नहीं कहा कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, किसी जगह उसने मजे का जिक्र किया ही ना, सब फीलिंग से, आपकी फीलिंग से खेल रहा। और ये जो काम है ना, अब ये देखें, दिस विल शॉक मेनी ऑफ यू। ये अभी पेपर रिसेंटली आया है, नेस्ले एड शुगर टू बेबी मिल्क एंड सीरियल इन पुअरर नेशंस। सेम नेस्ले का मिल्क है और सीरियलैक है सेम। जर्मनी में उसके अंदर शुगर 0 है, यूके में भी शुगर 0 है। जैसे ही गरीब मुल्कों की तरफ जाना शुरू हुआ, शुगर का कंटेंट बढ़ता गया, बिकॉज दे नो, जो मैं शुरू से एक जुमला बोलता हूं, व्हेन दे ऐड मोर यू बाई मोर। आपके बच्चों को डिक्टेड बनाने का अमल इन मुल्कों में नहीं हो सकता है। यहाँ पे पढ़ी लिखी है, यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, बांग्लादेश से शुरू होकर ऊपर तक जाते जाएं, थाईलैंड तक पहुंचते पहुंचते 6 ग्राम आपकी पर सर्विंग शुगर आ जाती है। तो आपका बच्चा तो जब सीरियलैक लेना शुरू करता है, तो ये पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान का जिक्र है 2.7 ग्राम शुगर। ठीक है जी, इस तरह से आपके बच्चों को, और मैं हमेशा माओ को कहता हूं
सिरिलैक नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, और हमारी माएँ किस तरह उनके इमोशन से खेला गया है। आपके पास आती हैं माएँ, डॉक्टर साहब मैंने सिरिलैक, वो अच्छा उस पर लिखा हुआ है स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ, तो 3 महीने शुरू करके बैठी होंगी, होता है ना। तो क्या हुआ है, कैसे मोटिवेट किया गया उनको ज़हनी तौर पर। आगे चलें जी। सिमिलैक का दूध, could be that this be the reason of obesity in a 6-month-old? 6 महीने के बच्चे में obesity? अच्छा मुझे कोई बंदा ये बता दे, ये पारीव का क्या मतलब, इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर लिखा होता है पारीव, आप देखिएगा उस पर भी लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, कभी आपने गौर किया, लेबल पढ़ा करें। Anything which is neither a poultry or protein animal source, that is called pareem। ना तो ये, सॉरी, डेयरी और पोल्ट्री, ना तो ये डेयरी है ना पोल्ट्री है, फिर है क्या, मिल्क, मिल्क तो नहीं है फिर है क्या, 43.2% कॉर्न सिरप सॉलिड्स, और शुगर सुक्रोज कितनी है, 10.3% शुगर है एक सर्विंग में। और ये आपको पता है 10.3% शुगर जो आपके बच्चे को एक सर्विंग में सिमिलैक की मिलती है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10.5 ग्राम % ऑफ सुक्रोज इन कोक। जी मियां साहब, जितनी कोक में सुक्रोज है उतनी ही सुक्रोज आपके सिमिलैक के डब्बे में। तो ये एडिक्शन का अमल तो आपकी मां की गोद में शुरू हो जाता है। कैसे हम इन कंपनियों के चंगल से निकलेंगे बाहर। जितने लाहौर के अंदर अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा भला माएँ दूध पिलाने को मोटिवेट नहीं करते। सीधी सी बात है, डॉक्टरों ने पैसे पकड़े हुए हैं, सारे अपने लगाई जा रहे हैं दूध अपनी अपनी मर्जी, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज अ पारीफ। अच्छा चौधरी साहब, अगले दिन ना एक मीटिंग थी हेल्थ ऑफिस में, वहाँ पे डॉक्टर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जो बच्चे का मैदा है ना, वो दैट इज इक्वल टू 5 ml ओनली। जी वो क्लास्ट्रम के लिए बना था, अल्लाह ताला ने जी, बनाया था कि ऐसे ही। 1 चम्मच क्लास्ट्रम दे दे, जी उसकी नीड फुलफिल हो जाती ऐसे ही है। है। हम क्या देते हैं उसे 30 ml फीड। हर औरत ये कहती है डॉक्टर साहब बच्चे तक ढिड नहीं भरता। हाँ जी, वो यही तो इसलिए कि गलती। आपने उसके मैदे को डायलेट कर हाँ दिया। जी माँ का दूध उतना ही था जो अल्लाह ताला ने नेचुरल मैदा बनाया था। हाँ जी। अब वो जब पूरा नहीं होता तो कहती है बच्चा रोता है। लेकिन मियां साहब सवाल ये है कि करोड़ों डॉलर का ज़रे मुबादला खर्च करके हम दे क्या रहे हैं बच्चे को। ये देख ले, मैंने प्रूव किया। आए इसको कोई चैलेंज कर दे, मैं सिमिलैक के सामने लिखा है, सिमिलैक वाले मुझे साबित कर देंगे मैं गलत। दूसरे नंबर पे माएँ आपके इंसिस्ट करती हैं कि आपको दूध दो, इतना बच्चा मोटा हो। हाँ जी, वो तो मोटा तो होगा, मतलब सब मोटापे की वजह समझ आइए दूध दो, इतना बच्चा मोटा हो। सर जी, दूध का तो चक्कर ही कोई नहीं होता, मोटा तो सुक्रोज कर रही है। तो कोक पिलाना शुरू कर बेबी बड़ा मोटा फिर भी दिखाया बेची। परीफ केमिकल्स होते हैं ना, वो डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क भी नहीं है वो, और ना वो आपकी ये जो है जो मीट है, ना उसका प्रोटीन के साथ कोई ताल्लुक है ना उसके साथ कोई ताल्लुक। अच्छा जी, फूड इंडस्ट्री इज क्लेवर, दे आर सेलिंग द फीलिंग्स। कैसे, लैंग्वेज टैप्स इनटू आवर फीलिंग्स। ये जो लैंग्वेज यूज होती है ना, ये हमारी फीलिंग्स को मुतासिर करती है। दीज मैसेजेस आर बरीड फार इनटू आवर सबकॉन्शियस एंड रीइंफोर्स्ड बाय आवर सोसाइटी। जो आपने बात की, सोसाइटी कैसे रीइंफोर्स करती है इन चीजों है। तेरा बच्चा 5 महीने का हो गया तो तुम सिरिलैक नहीं शुरू कराया हाले। वो नहीं डॉक्टर साहब ने क्या 6 महीने का, नहीं 6 महीने डॉक्टर ऐसी कहते होंगे ने, तू हुणे ही शुरू करा। हाँ भला की होंगे, दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है जी, बिस्किट दो फलां दो जी, तू एनु सूजी का हलवा नहीं बना के दिता, यही कुछ होता है ना जी। सो दीज थिंग्स दे आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इनोसेंस। ये सब कुछ इनोसेंटली होता है। चीयरिंग अप टॉडलर आफ्टर फॉलिंग ओवर, बच्चा गिर गया, वो उठाया मेरा बच्चा, बच्चा लो लो आइसक्रीम लाओ, लॉलीपॉप लाओ, जूस पिलाओ।
कंफर्टिंग फ्रेंड विद ए बॉक्स ऑफ जॉय। दोस्त से नाराजगी हो गई थी, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में आजकल ये आम है, दोस्त से नाराजगी हो गई, बॉक्स ऑफ जॉय भेज दो उसको, फ्रेरो रॉचर्स। होता नहीं यार, देखते हैं हम, सारा दिन देखते हैं। रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर विद लॉलीज। स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों के लिए टीचरों को उनके पर्स के अंदर लॉलीपॉप्स और गोलियां टॉफियां डाल के नहीं दी हुई। ओ बड़ी अच्छी ड्राइंग की है बेटे ने, ये लो जी टॉफी। ठीक हो गया जी। हमारे कई दोस्त डॉक्टरों ने अपने तराजों के अंदर टॉफियां नहीं रखी हुई। ओ बच्चा माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा, हालांकि वो दिलों नहीं चंगा लग रहा उनको। अच्छा, ओ उसके लिए ना लॉलीपॉप, और डॉक्टर अगली बारी अम्मी नू, अब बच्चा अम्मी नू कहता है कि मैं उससे डॉक्टर को जाना क्योंकि तो टॉफी मिलती है। दे एवी फीलिंग है। अच्छा फिर ये जो आपको बात देखी है, फॉर एग्जांपल अब सर्विस चेंज करते हैं जो बच्चे 7 से अबव का, हाँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ यार एक जूस की मारा है, जब बात जो है जूस बनाना, हाँ बस जूस करना दे, जूस करना। अमेरिका, मैं तो याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी दफा आपको दिखाया, स्वीट ईज के नाम से एक लिक्विड मिलता है अमेरिका में। वो बच्चों को सर्कमसिजन से पहले उसके अंदर पैसिफाई जो है, जो आपका पैसिफायर आपकी चूसनी डिप करके, वो हाई कंसंट्रेटेड 50% कंसंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन है, वो पीता है तो वो उसको ओपियाइड सिक्रीशन उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, ओपियाइड सिक्रीशन बढ़ती है, उससे उसकी पेन भी ठीक हो जाती है और वो रोता भी कम है। अच्छा जी, गो होम एंड हैव ए नाइस ग्लास ऑफ वाइन, कोक और जूस। गोरा यार 2 मिनट खत्म कर लिए भाई जनता डी, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा, सब कुछ साड़ी मेहरबानी, आई एम हाईली ओब्लाइज के 2 स्लाइडर रह गई जो तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਬਾਅਦ ਚ 3rd 4th ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ गो होम एंड हैव ए नाइस ग्लास ऑफ वाइन। गोरा जब भी थका टूटा घर जाता है ना, वो कहता है जाके मैं वाइन, और हमारे यहाँ क्या जी, कोक पी लो, जूस पी लो फ्रिज खोल के, और वाइन भी पी जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी भरम ही बना हुआ है पाकिस्तान। आफ्टर ए बैड डे एट वर्क एंड वाइस वर्सा, आफ्टर अ गुड डे ऑफ वर्क भी यही कुछ होता है घर जाके। ठीक है, years and years of stories, ये कई सालों की स्टोरियां हैं, एक दिन में खत्म नहीं होंगी, और ये सब कुछ इनोसेंटली हो रहा है क्योंकि आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस से इस तरीके से आपकी फीलिंग से खेला गया है। अच्छा, अब उसका फिर नतीजा क्या निकला है, ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है, लिखा हुआ है कंफर्टिंग लाइज, जो आपको कंफर्टेबल करने वाले झूठ, और अनप्लेजेंट ट्रूथ वाला खाली बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास या जो कुछ मैं बेच रहा हूं। ठीक है जी, दिस इज अनप्लेजेंट ट्रूथ, वो खाली बैठा हुआ। और कंफर्टिंग लाइज क्या है, दम दरूद, पीरी फकीरी, मुरीदी, तवीज धागे। ठीक है जी, चीनी पढ़ के शुगर का इलाज, चीनी खुआ के, चीनी पढ़ के देते रहना जी, या खाओ जी, पीर साहब ने पढ़ देती है। ठीक है जी, कंफर्टिंग लाइज, सारी लाइज है लेकिन कंफर्टेबल है मरीज, लाइनें लगी हुई हैं, और ये अनप्लेजेंट ट्रूथ। फिर नतीजा ये देखें, मेडिकेशन एंड सर्जरीज की लाइनें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस वाला वेला बैठ, उधर जा ही नहीं रहा। ये कार्टून न्यूयॉर्क टाइम्स में से निकाले हैं। ठीक है मियां साहब, मेडिकेशन एंड सर्जरीज रश, लाइफस्टाइल चेंजेस खाली। ठीक हो गया। तो यहां पे मुझे बाबा बुल्ले शाह सरकार याद आए तो मैंने उनका शेर आपके लिए लिखा, झूठ दा सौदा हथों हथ, सच दा गाहक कोई नहीं, शक्लों सारे बंदे लगदे विचों बंदा कोई नहीं। ठीक है जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर टाइड अप टू प्रोसेस्ड फूड, ये तो हमने बात समझ ली। आखिरी स्लाइड है, प्रोसेस्ड फूड हमें एडिक्ट करता कैसे है। हम अब तक ये तयन कर चुके हैं कि डोपामिन इज बैड एंड सेरोटोनिन इज गुड। सेरोटोनिन बनती कैसे, उसका बिल्डिंग ब्लॉक या प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज द रेयरेस्ट अमाइनो एसिड इन आवर डाइट।
मिलता है फिश से, पोल्ट्री से, अंडों से। ये खुराकें हमारे बच्चे खाते रहिए। रेयरेस्ट अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर सेरोटोनिन। जब आप ये मुख्तलिफ किस्म के खाने और खुराकें खा के इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो ट्रिप्टोफैन को लिवर जो है ना, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब बिल्डिंग ब्लॉक ही खत्म हो गया, तब सेरोटोनिन कहां से बने? बात समझ आ गई? और फास्ट फूड के अंदर 1% भी ट्रिप्टोफैन नहीं होता, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से ही सेरोटोनिन बनती है। ठीक है, बात समझ आ गई कि फूड एडिक्शन कैसे होती है? सेरोटोनिन बंद हो गई, प्लेयर ही रह गया, हैप्पीनेस खत्म हो गई, ठीक हो गया। बट द प्रॉब्लम इज नॉट द वन, प्रॉब्लम्स आर टू। इस बुराई को भी साथ याद रखें, टू प्रॉब्लम्स नॉट वन। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन डेफिशिएंसी फॉर ओवर 50 इयर्स, या पिछले 50 सालों से भुगत रहे हैं सेरोटोनिन डेफिशिएंसी, जब से फास्ट फूड आया, 50 साल पहले आया। और अलोन टुगेदर एक किताब है जो कि बेस्ट सेलर का अवार्ड उसे मिला है। ये उन बच्चों सॉरी उन लोगों के लिए ये किताब लिखी गई है जो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के शौकीन है, और उससे हमारे ह्यूमन रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ा। बड़ी मजे की किताब है। वो ये कहते हैं कि जो लोग सोशली कनेक्टेड हैं वाया सेल फोन, ये कनेक्शन नहीं है, ये डिस्कनेक्शन हर एक बंदे से। सो दैट्स अलोन टुगेदर। हर बंदा सेल फोन के ऊपर किसी की भी फेसबुक उठा के देख लें, 500 फ्रेंड है उसके। क्या वो उसके फ्रेंड है? वैसे भाई दीदी, वी आर ऑल अलोन टुगेदर, टुगेदर अलोन। जितने भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि डिप्रेशन, पीटीएसडी, साइबर बुलिंग एंड मेनी मोर मेंटल हेल्थ इश्यूज इस बला की वजह से आए। उससे ट्रिप्टोफैन की प्रॉब्लम आई, इससे ये प्रॉब्लम आई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हर दूसरे महीने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई बच्चा मेरे पास आया होता है जिसकी माँ लेके आती है बच्चे या बच्ची को कि जिसका ब्रेकअप हो गया डॉक्टर साहब, उस दिन से ये पुठी सीधी हरकतें कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डिप्रेशन तो है ही है। साइबर बुलिंग, आपके खलीलुर रहमान कमर साहब जो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। ठीक है जी। एंड मेनी मोर हेल्थ इश्यूज विच आर रिलेटेड टू दीज टू। और आज हमारे बच्चों के पास यही दो चीजें हैं। ठीक है। डॉक्टर लूसी बर्न्स मेलबॉर्न में फैमिली फिजिशियन है, बेस्ट सेलर ऑथर है, बहुत काम किया एडिक्शन के ऊपर। वो कहती है जी डीएसएम क्राइटेरिया में 11 चीजें हैं, मैं 9 पे पूरी उतरती थी कार्ब्स के वाले से। तो उसने अपना इलाज खुद किया और किताब लिखी थी जो कि दुनिया की बेस्ट सेलर बनी है। शी इज अ फैमिली फिजिशियन इन मेलबॉर्न, डॉक्टर लूसी बर्न। आप उसको गूगल कर सकते हैं। उसका कोट बहुत खूबसूरत है, आई ईट एवरीथिंग आई वांट, आई हैव जस्ट चेंज्ड व्हाट आई वांट। कहती मैंने अपनी वो ख्वाहिश ही बदल ली है कि मुझे चाहिए कि। ठीक है जी। विद दैट थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। जी जी। चिकन, पहली बात तो यह है कि ये ब्रायलर चिकन में नहीं है, ये ज़हन में रखें। होम ग्रोन ऑर्गेनिक पोल्ट्री फिश जो हम लाते हैं उसमें नहीं है। वो फिश जो दरिया में रहती है, एलजी खाती है, एलजी से ट्रिप्टोफैन बनना है, फिश से नहीं बनना। उस मछली में हमें मिले। और अंडे कितने बच्चे खा लेते हैं? प्रोसेस फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। वो तो मैंने बताया ना कि वो ये बिहेवियर है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਅੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇੜੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਾ?
जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आज का टॉपिक एक जबरदस्त टॉपिक था और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हमने सीएमईज आज तक करते हैं वो बड़ी रूटीन की और हल्की सी सीएमईज, और आपको बेसिक नॉलेज था वो मिला। इससे आप सारी चीज़ें की समझ बड़ी आसानी से आ जाती है। तो जज साहब ने कहा कि वो एक इन्होंने बंदे वाली बात की कि जी वो क्या था जी, बंदे कितने हैं आपने इधर एक सौदा हाँ दो हाथ सच का गात कोई नहीं, शक्लों सारे बंदे लगते, बंदा भी जो कोई बंदा बच्चों को वो जी गांव में दो चौधरी थे तो उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, तो किसी ने सुलह करा दी। सुलह करा दी तो उन्होंने इस तरह किया कि एक ने अपनी बेटी का रिश्ता दूसरे को दिया तो सुलह होगी। अच्छा, जब शादी का दिन आया ना तो उसने कहा चोई साहब तुसी बरात चाहे 1000 ले आवना, लेकिन ये कि मनु पहले दस दो कि बंदे कितने आएंगे। मैं आख्या चोई साहब कोई नहीं, हमें 50-60 बंदे होंगे। अच्छा, वो बरात 2000 ले आया। जब आ गया तो उसने पूछा कि यार बात सुनो, मुझे तुम 5000 ले आते लेकिन अच्छा ये जो होते हैं ना, चाहे सुलह भी हो जाए ना तो अंदर ग्रज जरूर रखते हैं। अच्छा, उसने कहा कि इसकी बेइज्जती इसी तरह होगी, अगर 100 का 200 आ जाता तो फिर भी गुजारा हो जाता है, तो 50-60। तो कहता है यार तू बड़ी ज्यादती की थी। कहता चोई साहब बंदे विच 50-60 ही ने, बाकी सारियां ही चपड़ा ने। तो अच्छा, आज हमारे साथ हिल्टन को एक तो आपसे सबसे गुजारिश है कि फैमिली कान इंशाल्लाह अक्टूबर में होने जा रही है, तो आपसे गुजारिश ये की थी कि आपके जितने भी, इस दफ़ा हम थोड़ा सा उसमें चेंज ला रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि फैमिली फिजिशियन को ज़्यादा मौका दें और उसको थोड़ा सा इस तरह का ओरिएंटेड बनाएं कि आपको रियली जैसे ये सीएमईज हो रही हैं इस तरह आपको मज़ा आए कि लर्निंग का। तो उस सिलसिले में 25, 26, 27 हमारी डेट्स हैं, आपको पता है। और इस दफ़ा हम फ्लैटिस में इसलिए कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा पीसी वालों ने कंपनीज को इतना तंग किया कि कोई किसी को वरना कंपनीज आपको पता है कि चाय और बाकी सारी लवाजमात वो बाहर से ला के लोगों को सर्व करते हैं। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी आपने जो भी खरीदना पीसी से खरीद के देंगे। अब पीसी का एक कप चाय का और उनका जो अपनी काफ़ी बनी होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने काफ़ी कंपनियों ने कहा जी हमें ये बड़ा सोचे, लोग आते भी थे, हम उन्हें कोई सर्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने फ्लैटीज रखा। तो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे कॉन्फ्रेंस। और आखिर में आज चूँकि आज के जो होस्ट हैं वो हिल्टन फार्म है, तो इनका एक छोटा सा क्विज है और जो क्विज जीतेगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट। आ जाएं जी आप। अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच सर डॉक्टर तारिक साहब। हाँ जी सर, माय नेम इज फरहान अनवर रिप्रेजेंटिंग हिल्टन फार्मा एज एरिया सेल्स मैनेजर। मेरी रिस्पांसिबिलिटी में सर मैथी कपाल मारनाल एंड माइटी का है। आज सर ये एक बड़ा जबरदस्त एक हिल्टन का प्रोग्राम है। बेसिकली इट्स नॉट अ प्रेजेंटेशन, ये ऑनलाइन एक क्विज है कहूट मारनाल के ऊपर जो कि हमारी मसले लेसन है इपेरिसोन। तो इसमें डॉक्टर्स कुछ क्वेश्चन होंगे ऑनलाइन जिसमें आपने आंसर देने हैं। जो जितनी जल्दी राइट आंसर देगा विनर, उसके लिए जो है वो बड़ा अच्छा एक गिफ्ट है आपकी डेली यूज के लिए, वो दिया जाएगा।